Swaminarayan to all. Today for standard 11 science we are going to continue our chapter 10. The topic that we are going to cover is two subtopics of our main topic 10.4. First one is 10.4.3 blood flow and heart attack, and second one is 10.4.4 dynamic lift. So starting with our first topic which is blood flow and heart attack. So क्वेश्चन ये है कि हार्ट अटैक कब होता है, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि हार्ट अटैक होता है। तो सपोज कि ये हमारी आर्टरीज है और यहाँ से ब्लड फ्लो करता है, सपोज कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड फ्लो करता है और यहाँ से ब्लड फ्लो आउट भी होता है, इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी ना यहाँ पे हमारी आर्टरीज के बीच में यहाँ पे एक सब्सटेंस जमा होता है जिसे हम कहेंगे प्लेग। अभी ये जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे इस तरह से यहाँ इस पर्टिकुलर आर्टरीज के बीच में जमा होता है। तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे जो एरिया कम हुआ तो वहाँ उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल वेलोसिटी होगी, लेकिन जैसे ही एरिया कम होगा यहाँ पे ब्लड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और सेम वे जब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा ब्लड, तो हार्ट से बाहर की साइड भी ब्लड ट्रैवल होगा। तो यहाँ पे जो केओस होगा ना, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप करने लगेगा, क्योंकि जब जब वेलोसिटी बढ़ती है तब प्रेशर कम हो जाता है और ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करवाने के लिए हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा हार्ट पंप करेगा उतना उसमें बाहर के प्रेशर की वजह से पेन होगा और इस वजह से हार्ट अटैक कॉज होता है। तो ये है हमारा टॉपिक ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डायनामिक लिफ्ट। तो डायनामिक लिफ्ट जो है उसमें हमें रिकॉल करना पड़ेगा हमारा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो का जो कॉन्सेप्ट था वो, क्योंकि ये पूरा टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है। तो डायनामिक लिफ्ट है इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन बॉडी सच एज एयरप्लेन, विंग, हाइड्रोफॉयल और अ स्पिनिंग बॉल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूइड। In many games such as cricket, tennis, baseball or golf, we notice that spinning of ball deviates from its parabolic trajectory as it moves through air. This deviation can be partly explained on the basis of Bernoulli's principle. इसमें हम Bernoulli's principle का भी यूज करेंगे और हम तीन सिनेरियो देखेंगे। फर्स्ट सिनेरियो इज बॉल मूविंग विदाउट स्पिन। Suppose this is our ball and it is moving but it is not spinning। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रीमलाइन फ्लो इसके ऊपर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ऊपर की तरफ ऐसी स्ट्रीमलाइंस बनेगी और नीचे की तरफ भी कुछ ऐसी ही स्ट्रीमलाइंस बनेगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा बॉल है वो राइट साइड मूव कर रहा है लेकिन स्पिन नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर फिगर शोज द स्ट्रीमलाइन अराउंड नॉन स्पिनिंग बॉल moving relative to fluid. From the symmetry of streamline, it is clear that the velocity of the fluid or say air above and below the ball at corresponding point is the same, resulting in the pressure zero pressure difference. The air therefore exerts on upward or downward on the ball। मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा कि हमारा बॉल स्पिन नहीं हो रहा है, सीधे ही राइट साइड मूव कर रहा है, तो इसमें जो स्ट्रीमलाइन का फ्लो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड में नॉर्मल और सेम होगा। इसमें ना वेलोसिटी चेंज होगी ना प्रेशर, बहुत ऊपर और नीचे दोनों साइड वेलोसिटी और प्रेशर इक्वल अमाउंट में होगा। लेकिन किस केस में कि जब बॉल मोशन कर रहा है विदाउट स्पिनिंग। अब दूसरा जो केस लेंगे वो हम लेंगे कि बॉल इन मोशन, बॉल मूविंग विथ स्पिनिंग, बॉल मूविंग विथ स्पिन। तो इस पर्टिकुलर में स्ट्रीमलाइन का जो फ्लो होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें क्या होगा कि हमारा जो बॉल है वो राइट साइड मोशन कर रहा है और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब राइट टू लेफ्ट ऐसे स्पिन भी कर रहा है और राइट साइड मोशन भी कर रहा है। तब जो स्ट्रीमलाइन का फ्लो बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो कैसा होगा कि जो स्ट्रीमलाइंस होगी वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होगी।
कुछ इस तरीके से। तो ऊपर जो स्ट्रीम लाइंस है उनके बीच बहुत ही कम डिस्टेंस है, वो बहुत क्लोज होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अदर साइड क्या होगा कि जो स्ट्रीम लाइंस के बीच का डिफरेंस होगा ना वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो जितना स्ट्रीम लाइन के बीच में जो डिफरेंस ज्यादा होगा ना उतनी यहाँ पे ना वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि जितना एरिया ज्यादा उतनी वेलोसिटी कम, और यहाँ पे जितना एरिया कम उतनी वेलोसिटी ज्यादा। तो इसकी वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v1 जो है बहुत ही ज्यादा, और इसकी वेलोसिटी को डिनोट करेंगे v2 जो है कम। अब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर का अमाउंट कम होता है, तो P1 जो होगा वो हमारा कम होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो प्रेशर 2 यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी कम है, तो P2 होगा कम। तो अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लिखना चाहे तो बर्नौलीज प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या होगा, P2 माइनस P1 इंटू ए, हमारा जो एरिया है वो, ऐसा पर्टिकुलर बर्नौलीज प्रिंसिपल का इक्वेशन इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब बॉल स्पिन हो रहा है और मोशन भी कर रहा है तो ऊपर की साइड जो स्ट्रीमलाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, और उसके कंपैरिजन में नीचे की साइड जो स्ट्रीमलाइन होगी उसके बीच का डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए नीचे की साइड जो प्रेशर होगा वो कम होगा और नीचे की साइड प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा और ऊपर की साइड कम। अभी जब ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन पैदा होता है तो फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है वो नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स मूव करता है, और जब ऐसे फोर्स नीचे से ऊपर में जाएगा तो ये पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डायनामिक लिफ्ट करेगा, और ये जो हमारा इक्वेशन है वो है फोर्स F के लिए। ठीक है, तो ये था दूसरा सिनेरियो, बॉल मूविंग विद द स्पीड। अब इस पर्टिकुलर जो इफेक्ट है उसे हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। तो ये पर्टिकुलर जो पूरा हमारा फिनोमिना है इसे हम कहेंगे मैग्नस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि द डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। तो ये था हमारा दूसरा सिनेरियो, बॉल मूविंग विद द स्पिन। अब हम देखेंगे कि तीसरा सिनेरियो क्या है। तो तीसरे सिनेरियो में हम लेंगे एक एरोफॉइल। एरोफॉइल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग, हमारी जो एरोप्लेन की विंग होती है वो। तो इस पर्टिकुलर चीज की फिगर क्या होगी, हम जहाँ पे बॉल लेते थे वहां हम अब एरोफॉइल लेंगे। तो एरोफॉइल की जो फिगर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। जैसे कि आपने एरोप्लेन्स की विंग्स को देखा होगा तो वो समवॉट, पूरी तो इतनी नहीं होगी लेकिन समवॉट इसी की तरह दिखती होगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा वो कैसा होगा कि ये मोशन भी करती है, तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा वो हमारे जो बॉल विथ स्पिन वाला केस है उसी तरीके का होगा, कि ऊपर की साइड जो स्ट्रीमलाइंस होगी वो एक दूसरे से ज्यादा नजदीक रहेंगी, और सेम नीचे की साइड जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगी उनमें थोड़ा डिस्टेंस होगा ऊपर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 होती है वो ज्यादा होती है और नीचे जो वेलोसिटी v2 होती है वो कम होती है, और इसी के रिजल्ट की वजह से जो नीचे का प्रेशर p2 होगा वो ज्यादा होगा और ऊपर का जो प्रेशर होगा p1 वो कम होगा। और इसके बेस पे हम सेम हमारा जो प्रीवियस जो सेकंड वाला सिनेरियो था बॉल विद स्पिन, उसमें जो इक्वेशन मिला था फोर्स नीचे से अपर के डायरेक्शन में करेगा, तो हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से फोर्स की वैल्यू होगी P2 माइनस P1 इंटू ए। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। This figure shows an airfoil which is a solid piece shaped to provide an upward dynamic lift। जैसे ही फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये एक डायनामिक लिफ्ट इसके ऊपर वर्क करेगी। And the cross section of wings of an airplane looks somewhat like the airfoil that is shown when the airfoil move against the wind। मतलब जब भी प्लेन जो रनवे पे रन करता है तो जो विंड की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होगी तो वो प्लेन के विंग्स के ऊपर भी अप्लाई होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में।
सो इससे क्या होगा, जो ओरिएंटेशन होगा विंग रिलेटिव टू फ्लो डायरेक्शन कॉजेज द स्ट्रीमलाइन टू क्राउड टुगेदर अबव द विंग। जैसे मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से जो ऊपर की साइड जो स्ट्रीमलाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा कंपेयर टू नीचे की साइड, एंड द फ्लो ऑन द टॉप इज हायर देन द बिलो, एंड देयर इज एन अपवर्ड फोर्स रिजल्टिंग इन डायनामिक लिफ्ट ऑफ विंग्स, दिस बैलेंसेस द वेट ऑफ प्लेन। मतलब ये वही है जो मैंने आपको थियरी में वही है जो मैंने आपको इस फिगर के बेस पे समझाया। तो ये हमारा तीसरा सिनेरियो ऑफ डायनामिक लिफ्ट, एयरफॉल और लिफ्ट ऑन द एयरक्राफ्ट विंग। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पे हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल कुछ ऐसे है कि अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 3.3 into 10⁵ किलोग्राम एंड इट्स टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर। It is in the level with a speed of 960 km/h। अभी हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहला तो है कि एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सर्फेसिस ऑफ द विंग, मतलब कि विंग के अपर और लोअर सरफेस के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो एस्टिमेट करना है, और दूसरा एस्टिमेट करना है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर on the upper surface of wings that is relative to lower surface। और यहाँ पे हमें डेंसिटी की वैल्यू भी दी गई है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहले तो हम केस ए सॉल्व करेंगे। केस ए में पर्टिकुलरली क्या है, तो केस ए के लिए तो हमें पहले जो है प्रेशर जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो वेट ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, मतलब कि प्रेशर इनटू एरिया। टोटल प्रेशर क्या होता है, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 को हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा P से। अभी डेल्टा P उसके मल्टीप्लीकेशन में एरिया था A, दैट इज इक्वल्स टू 3.3 into 10⁵, 3.3 into 10⁵ मल्टीप्लाई बाय the area which is 9.8। ठीक है, अब डेल्टा P की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो डेल्टा P की वैल्यू के लिए हमें जो एरिया है उसको राइट हैंड साइड डिवीजन में ले जाना पड़ेगा, और एरिया क्या है 500 मीटर स्क्वायर। सो इसके बेस पे हमें डेल्टा P की वैल्यू मिलेगी 3.3 into 10⁵ into 9.8 हो डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, और जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मिला हमें टोटल प्रेशर डिफरेंस। तो ये है हमारा सॉल्यूशन केस ए के लिए। अब केस बी के लिए क्या सॉल्यूशन है, तो केस बी में हमें फ्रैक्शनल इंक्रीज एस्टिमेट करना है इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ विंग दैट इज रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। तो बी केस के लिए देखेंगे कि वी इग्नोर द स्मॉल हाइट डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम। जो टॉप एंड बॉटम के बीच में जो हाइट की साइज है वो निगलेक्ट करते हुए हम प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम लिखेंगे। डेल्टा P इज इक्वल्स टू हमारा जो रो है, डेल्टा P इज इक्वल्स टू हमारी जो डेंसिटी है वो डिवाइडेड बाय 2 इंटू वेलोसिटी का डिफरेंस, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का डिफरेंस, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब यहाँ पे v2 है वो क्या है, वो है स्पीड ऑफ एयर ओवर द अपर सरफेस, और v1 जो है वो स्पीड ऑफ एयर अंडर द बॉटम सरफेस है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि v2 माइनस v1 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा P डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लीकेशन मरिए डिवीजन में P। अभी देखो यहाँ पे v2 और v1 का स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे v2 माइनस v1 लिखा है तो इसके मल्टीप्लीकेशन में v2 प्लस v1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रो मल्टीप्लाई v2 प्लस v1। अगर इस पर्टिकुलर चीज को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, इसीलिए इसके बेस पे हमें कुछ ऐसा चीज मिलेगा। अब टेकिंग द एवरेज स्पीड, अब हम लेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होगी, तो वो होगी v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये पर्टिकुलर चीज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिलेगी, दैट इज इक्वल्स टू 960 km/h जो हमें दी गई है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है v2 प्लस v1। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 267 मीटर पर सेकेंड, इतना मिला। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब हम ये पर्टिकुलर इसे फाइंड करने वाले हैं, तो हमें क्या मिलेगा
v2 माइनस v1 विल बी इक्वल्स टू, हमने जो एवरेज स्पीड फाइंड की वो, लेकिन ये एवरेज स्पीड इसके डिवीजन में चली जाएगी, डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा p डिवाइडेड बाय रो इंटू वी स्क्वायर ऑफ एवरेज, हमारी एवरेज जो स्पीड है उसका स्क्वायर। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा दैट इज नॉट इक्वल टू, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.08। सो ये है हमारा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सर्फेसिस ऑफ विंड, एंड द स्पीड अबाउट द विंड टू बी ओनली 8% हायर देन बिलो, मतलब कि नीचे की जो साइड है उसके कंपैरिजन में ऊपर की साइड की जो स्पीड है वो 8% ही ज्यादा है। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 10.8, एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। दैट इज इट, थैंक यू।